गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टाइम्स नाउ भारत पर। मैं हूं अमित सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले आपको बता दें कि आज देहरादून में सजने वाला है टाइम्स नाउ भारत का उत्तराखंड नव निर्माण मंच, जहां अलग अलग दिग्गज करेंगे मंथन उत्तराखंड में विकास के रोड मैप पर। और बुलेटिन में आप देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो आज दिन भर का एजेंडा तय करेंगी, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी होंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए फटाफट अंदाज में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। भारत में ओमाइक्रॉन के 200 से ज्यादा मामले हो गए हैं। 14 राज्य में ओमाइक्रॉन के केस पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में 11, जम्मू कश्मीर में 3, हैदराबाद में 4 केस आए हैं। ओमाइक्रॉन पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर चेताया है। कहा, डेल्टा से 3 गुना खतरनाक है ओमाइक्रॉन। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने की सलाह भी दी है। एलओसी पर भारत की चेतावनी से पाकिस्तान घबरा गया। घबराए पाकिस्तान ने एलओसी पर कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया। पाकिस्तानी रेंजर्स प्रोटोकॉल तोड़कर बंकर बना रहे थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने लश्कर के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। वहीं अवंतीपोरा में जैश के आतंकवादियों के 4 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 दिन में उत्तर प्रदेश के 7 तूफानी दौरे कर सकते हैं। 24 दिसंबर को प्रयागराज से इसकी शुरुआत हो सकती है। उनका ये दौरा 4 जनवरी तक चल सकता है। राज्यसभा के मौजूदा सत्र के लिए टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन सस्पेंड हो गए हैं। बिल पर चर्चा के दौरान रूल बुक फेंकने पर उन पर कार्रवाई हुई। डेरेक ने कहा, बीजेपी संसद का मजाक बना रही है। प्रयागराज की 16 लाख महिलाओं को पीएम मोदी ने सौगात दी, लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने राज्य सरकार की मशीनरी और पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए गए। उन्होंने कानून का सहारा लेने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के गोरखपुर में रहेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज 2 कार्यक्रम हैं। लखनऊ और सोनभद्र में योगी जन विश्वास यात्रा में भी शामिल होंगे। बिहार के गोपालगंज में एक तेज रफ्तार एसयूवी की साइकिल से टक्कर हो गई। हादसे के बाद एसयूवी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मौके पर जमा भीड़ ने देखा कि एसयूवी के अंदर शराब की पूरी खेप रखी है, जिसके बाद लोगों के बीच शराब लूटने की होड़ मच गई। बिहार के वैशाली में पंचायत के दौरान एक व्यक्ति की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। मृतक को पहले पंचायती के लिए बुलाया गया था। पंचायती में बात नहीं बनी तो खंबे से बांधकर जबरदस्त पिटाई की गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के जाने माने एसएमएस मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ महिला प्रोफेसर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला प्रोफेसर ने विभाग के सीनियर प्रोफेसर और सहयोगी डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। साथ ही विभाग की एक महिला डॉक्टर पर छेड़छाड़ में सहयोग करने का आरोप भी लगाया है। राजस्थान के उदयपुर से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहाँ एक तेज रफ्तार कार ने कुछ सेकंड में सड़क पर खड़ी माँ बेटी को कुचल दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में इंडियन ऑयल के डिपो में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 40 से ज्यादा लोग झुलस गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हालात की जानकारी ली। पाकिस्तान में एक बार फिर मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। कराची के योग माता मंदिर में मूर्ति पर हथौड़े से वार किया गया। हिंदू मंदिर पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के लेग स्पिनर यासिर शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यासिर शाह पर नाबालिग से बलात्कार और यौन शोषण का मुकदमा दर्ज किया गया है। यासिर पर पीड़िता को लालच देने का भी आरोप लग रहा है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान पर ओआईसी की बैठक फेल हो गई। इस संगठन में कुल 57 मुस्लिम मुल्क मेंबर हैं, लेकिन मीटिंग में भाग लेने सिर्फ 16 छोटे देश के ही विदेश मंत्री पहुंचे थे। भारत को लेकर चीन के सुर कुछ बदले हुए हैं।
बढ़ते संघर्ष के बीच चीन के विदेश मंत्री ने भारत के साथ राजनयिक और सैन्य चैनलों से बातचीत का जिक्र किया है। अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन की दहशत है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल में से 73% ओमाइक्रॉन के मामले हैं। कुछ दिन पहले तक ये आंकड़ा सिर्फ 3% ही था। कोविड टेस्ट के लिए अब नाक मुंह के स्वैब की जरूरत नहीं होगी। कोरोना टेस्ट के लिए अब थूक के नमूने काफी होंगे। आईसीएमआर ने थूक से कोरोना जांचने की किट पर मोहर लगा दी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर देश का पहला कैशलेस टोल बना है, यानी जो लोग ये हाईवे इस्तेमाल करेंगे उनके पास फास्टैग होना अनिवार्य होगा। ये 25 दिसंबर से चालू होगा। देश की राजधानी दिल्ली में जोरदार सर्दी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि शीतलहर का ये दौर आज भी जारी रहेगा। बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड ने भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार 22 दिसंबर 2021 से ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। मुंबई और पुणे ब्रांचों में जूनियर ऑफिसर के कुल 300 खाली पदों को भरा जाएगा। महाराष्ट्र बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड परीक्षाएं मार्च अप्रैल 2022 में ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। और देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बाद रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो संसद से आ रही है। संसद का शीतकालीन सत्र अपनी तय अवधि से एक दिन पहले आज खत्म हो सकता है। सूत्रों से खबर है कि सरकार ने अपने सत्र के ज्यादातर विधायी एजेंडे पूरे कर लिए हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलना था, लेकिन अब खबर यह है कि आज ही इसके खत्म होने के आसार हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि संसद का शीतकालीन सत्र अपने तय वक्त, मुकर्रर वक्त से पहले खत्म हो सकता है। उसकी वजह यह है कि सरकार ने ज्यादातर जो संसद के काम थे, विधायी एजेंडे थे, जो बिल पास कराने थे, वो लगभग पूरे हो चुके हैं और ऐसे में वक्त से पहले संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारा संविधान हमें नेताओं से सवाल पूछने का हक देता है, लेकिन आज चलन कुछ इस तरह से बन गया है कि सवाल पूछना ही मना है। फिर चाहे वो संसद हो या सड़क हो, सवाल पूछे जाते हैं तो देश का गृह राज्य मंत्री बदसलूकी पर उतर आता है। सवाल पूछे जाते हैं तो संसद में हंगामा शुरू हो जाता है। सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार भी टालने की मुद्रा में आ जाती है। तो क्या इस देश में अब सवाल पूछना मना है? ये रिपोर्ट देखिए। थैंक यू भैया। आप भैया मैंने आपको बोला देखिए, सरकार की दलाली मत करो। तो क्या अब इस देश में सवाल पूछना भी मना हो गया है? क्योंकि अगर आपने सामने वाले से सवाल पूछने की हिमाकत की तो आप पर दलाली करने का झूठा आरोप लगा दिया जाएगा और सार्वजनिक तौर पर आपको बदनाम करने की, अपमानित करने की कोशिश की जाएगी। ठीक वैसे ही बदसलूकी की जाएगी जैसे कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद के बाहर सवाल पूछने के बाद पत्रकारों से की। मैंने आपको बोला देखिए, सरकार की दलाली मत करो। राहुल गांधी का भड़कना इसलिए भी समझ से परे था क्योंकि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने मार्च निकाला था और उनके विरोध प्रदर्शन को यही पत्रकार कवर करने पहुंचे थे। उनकी आवाज उठाने के लिए वहां पर मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी उल्टे मीडिया पर ही भड़क गए और पत्रकारों को दलाल तक कह दिया। जबकि यही राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मीडिया के सवालों से भागने का आरोप लगाते रहे हैं और सदन में सरकार पर चर्चा से भागने तक के आरोप तो कई बार लगाए हैं। ऐसे में सवाल गंभीर है कि क्या इस देश में अब सवाल पूछना मना है? क्योंकि ये बात भी उतनी ही सही दिखती है कि सदन में जिस लखीमपुर कांड को लेकर हंगामा लगातार हो रहा है और विपक्ष सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है, उसी लखीमपुर मुद्दे पर सरकार संसद में चर्चा करने से साफ मना कर चुकी है। यानी न सवाल पूछे जाएंगे और न ही उसका कोई जवाब मिलेगा। और ये नया चलन सिर्फ सदन के अंदर और संसद परिसर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सड़क पर भी सवाल पूछना अब गुनाह हो चला है। क्योंकि अगर पत्रकार लखीमपुर कांड की एसआईटी रिपोर्ट पर गृह राज्य मंत्री से सीधा सवाल पूछते हैं तो उन्हें गृह राज्य मंत्री खुद डराता और धमकाता भी है। अरे फोन बंद कर दे। यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है।
इसीलिए अब चिंता ज्यादा है कि क्या इस देश में सवाल पूछना मना है। हमारे देश में संविधान बनने से लेकर आजादी के 75 बरस की परंपरा यही रही है कि विपक्ष संसद के प्रश्नकाल में सरकार से सवाल करता है और सरकार उन सवालों का जवाब भी देती है। लेकिन विडंबना देखिए कि 1972 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब एक ही दिन में सभी 20 प्रश्नकाल खत्म होने के 15 मिनट पहले ही निपटा दिए गए। सोमवार को लोकसभा में सबसे कम समय में प्रश्नकाल का सारा कामकाज निपटाने का कीर्तिमान बना और ये कीर्तिमान नकारात्मक था, क्योंकि सोमवार को जिन सांसदों के नाम लिस्टेड थे उनमें से महज 4 ही उपस्थित रहे। 16 सवालों से जुड़े 20 सांसद सदन में आए ही नहीं और इस कारण 12 बजे खत्म होने वाला प्रश्नकाल का सारा कामकाज 11:45 पर ही पूरा हो गया। मजे की बात यह भी है कि 45 मिनट के दौरान कुल 13 पूरक प्रश्न ही पूछे गए। इनमें से आधे पूरक प्रश्न उन सांसदों ने पूछे जिनके नाम से प्रश्न सूचीबद्ध था ही नहीं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि 2019 में भी ऐसा हो चुका है, लेकिन तब दोनों ही बार प्रश्नकाल पूरे समय चला था और इसीलिए अब समझना जरूरी है कि क्या इस देश में सवाल पूछने की परंपरा को खत्म किया जा रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हर पार्टी मिलकर इस लोकतांत्रिक परंपरा का गला नहीं घोट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इधर बीजेपी ने यूपी विधानसभा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी के साथ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी यूपी में अपना दम दिखा रहे। सूत्रों से खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह अगले 10 दिन में 7 बार प्रदेश का दौरा करेंगे। उनके दौरे की शुरुआत 24 दिसंबर को प्रयागराज से होगी। 24 दिसंबर से शुरू होकर उनके दौरे 4 जनवरी तक चलेंगे। इस दौरान वो 140 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र को कवर करने के लिए 21 सभाएं और 3 रोड शो करेंगे। साथ ही अयोध्या में दर्शन भी करने की योजना है। तो यूपी में विधानसभा चुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के सीएम हैं, साथ ही साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरे हैं और अगले 10 दिन में वो 7 बार यूपी का दौरा करने वाले हैं। और इस बड़ी खबर के बाद देखिए अपने राज्यों की खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के चंदौली में जिला मुख्यालय पर पावर हाउस में भीषण आग लग गई। तेज धमाकों की आवाज के साथ अचानक कई ट्रांसफार्मर धू-धू कर जल उठे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धुएं का ऊंचा गुबार उठ रहा है और एक के बाद एक धमाकों की आवाज आ रही है। देखते ही देखते आग पूरे पावर हाउस में फैल गई। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि काफी दूर से दिखाई दे रही थी। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के चलते पावर हाउस में आग लगी, जिसकी चपेट में ट्रांसफार्मर आ गए। फिलहाल आग के चलते लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही पावर हाउस से होने वाली बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है। राजस्थान के उदयपुर में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहां एक तेज रफ्तार कार ने कुछ सेकंड में सड़क पर खड़ी मां बेटी को कुचल दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। जानकारी के मुताबिक मां बेटी खरीदारी के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान फलोदड़ा चौराहे पर पीछे से तेज रफ्तार से आ रही कार ने मां बेटी को चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में दोनों को एमबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। बिहार के गोपालगंज से आई ये तस्वीरें प्रदेश में शराबबंदी के कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान से एक दिन पहले गोपालगंज में जमकर शराब की लूट हुई। दरअसल यहां एक तेज रफ्तार एसयूवी की साइकिल से टक्कर हो गई। हादसे में साइकिल सवार घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इसके बाद एसयूवी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मौके पर जमा भीड़ ने देखा कि एसयूवी के अंदर शराब की पूरी खेप रखी है, जिसके बाद लोगों के बीच शराब लूटने की होड़ मच गई, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। बिहार के वैशाली में पंचायत के दौरान एक व्यक्ति की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक को पहले पंचायत के लिए बुलाया गया था। पंचायत में बात नहीं बनी तो खंबे से बांधकर जबरदस्त पिटाई की गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि सुखलाल पासवान नाम के युवक को पहले पंचायत के लिए बुलाया गया। पंचायत में विवाद होने के बाद उसे खंबे से बांधकर पारंपरिक हथियार से उसकी पिटाई की गई। फिर उसे मरा हुआ समझकर अपराधी मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
राजस्थान के प्रतिष्ठित एसएमएस मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ महिला प्रोफेसर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला प्रोफेसर ने विभाग के सीनियर प्रोफेसर और सहयोगी डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। साथ ही विभाग की एक महिला डॉक्टर पर छेड़छाड़ में सहयोग करने का आरोप भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक पिछले 6 महीनों से छेड़छाड़ की घटना हो रही थी। इस बाबत पीड़ित ने 15 दिसंबर को महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के बाद आरोपियों ने छेड़खानी करनी और ज्यादा शुरू कर दी। तब जाकर एसएमएस थाने में पीड़िता ने केस दर्ज करवाया और पुलिस ने जांच शुरू की। गांधी जी ने कभी कहा था कि अगर अहिंसा हमारे अस्तित्व का नियम है तो भविष्य महिलाओं के साथ है। अब सवाल यह है कि क्या गांधी जी के ये विचार आज के चुनावी मौसम में भी मौजूद हैं, रेलेवेंट हैं? भविष्य अगर महिलाओं के साथ है तो क्या इसका एहसास सभी पार्टियों को है? और क्या इसलिए राजनीतिक दलों को यह लगने लगा है कि सत्ता तभी मिलेगी जब नारी शक्ति साथ होगी? जवाब के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ये प्रस्तावना सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। महिला संरक्षण और सम्मान के लिए प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक कदम के लिए मैं देश की बहनों की ओर से उनका आभार व्यक्त करती हूं, उनका अभिनंदन करती हूं और सदन से विनम्रता से अपील करती हूं कि मुझे ये इंट्रोड्यूस करने दिया जाए। कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हम वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। तो 43 साल बाद एक बार फिर से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक पेश हो गया। आभार व्यक्त करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। और लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने वाले इस बिल का लोकसभा में तुरंत विरोध भी हुआ। सदन में हंगामा इस कदर हुआ कि उसके बाद सरकार को इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना पड़ गया। लेकिन ये सियासी मुद्दा तो बिल पेश होने से 2 दिन पहले ही बन चुका था। एआईएम से लेकर कांग्रेस पार्टी तक ने बिल का विरोध किया था, जिसके बाद दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर पलटवार किया। बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। आप सभी माताओं। प्रधानमंत्री मोदी संगम नगरी में मातृशक्ति के महाकुंभ में भाग लेने पहुंचे थे। यहां पीएम मोदी ने लाखों महिलाओं को पुष्टाहार प्लांट, सुमंगला योजना के तहत डीबीटी लाभ और अन्य कई सौगातें दी। प्रधानमंत्री जब यूपी की महिलाओं को ये सौगात दे रहे थे, तब उनके मंच पर बीजेपी की महिला शक्ति भी नजर आई। अनुप्रिया पटेल, साध्वी निरंजन ज्योति, स्वाति सिंह, सांसद रीता बहुगुणा जोशी, केशरी देवी पटेल और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी प्रधानमंत्री की घोषणाओं का स्वागत कर रही थी। किसी पक्षपात। और ठीक इसी समय मंच से प्रधानमंत्री यूपी की आधी आबादी को ये संदेश देने में भी जुटे थे कि महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए जितना काम योगी सरकार ने किया, उतना पिछली सरकारों ने नहीं किया। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर भी प्रधानमंत्री के निशाने पर पहले की अखिलेश सरकार रही। लेकिन जब प्रधानमंत्री प्रयागराज से महिलाओं के सम्मान में ये बातें कर रहे थे, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक को बेटियों के लिए जरूरी बताकर महिला वोटों को साधने की कोशिश हो रही थी, तो ठीक उसी समय कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर जवाबी हमला भी हुआ और बेटी हूं और लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावा ठोक दिया कि उनके इसी नारे की वजह से केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले, क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। अब सवाल यह है कि अचानक से यूपी की सियासत में जाति जाति का खेला खेलते हुए महिलाओं के नाम पर सियासी दलों में लड़ाई तेज क्यों हो गई? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में नारी शक्ति को नमन करने लगे, तो वहीं चंद रोज पहले रायबरेली में प्रियंका गांधी ने महिलाओं के बीच में पहुंचकर बड़ी रैली की थी
तो क्या इसके पीछे यूपी के कुल 14.12 करोड़ वोटर में महिला वोट 6.44 करोड़ वोट होना बड़ी वजह है, जिसका अगर 1/4 हिस्सा भी किसी एक दल को मिल जाए तो उसकी राज्य में सरकार बन सकती है। क्या ये लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के सबसे ज्यादा 63.26% वोट मिले, और क्या महिलाओं की बात इसलिए भी होने लगी क्योंकि 2017 के चुनाव में 403 विधानसभा सीटों पर 96 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरी और इनमें से 40 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची। वजह जो भी हो, लेकिन दिलचस्प ये भी है कि कल तक यूपी में जो लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच होती दिख रही थी, वो अचानक से बीजेपी बनाम कांग्रेस की होती नजर आई और महिलाओं के नाम पर हुई इस सियासत में समाजवादी पार्टी कहीं गुमसी दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बड़ी खबर का देश में ओमाइक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में ओमाइक्रॉन संक्रमण के मामले 200 के पार पहुंच चुके हैं। मंगलवार शाम तक ये संख्या 220 हो गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल हैं। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के 11 नए केस मिले हैं। राज्य में अब तक इस वेरिएंट से संक्रमित कुल 65 मरीज सामने आ चुके हैं। दिल्ली में इसके 54 केस हैं। खतरे की बात यह है कि देश भर में 100 मामले 15 दिन में मिले हैं, लेकिन 100 से 200 मामले होने में सिर्फ 5 दिन का वक्त लगा। जम्मू में भी ओमाइक्रॉन के 3 संक्रमित मिले हैं। इनके सैंपल 30 नवंबर को लिए गए थे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने उनके ओमाइक्रॉन संक्रमित होने की पुष्टि की है। तीनों लोग जहां रहते हैं उस पूरे मोहल्ले के लोगों के RT-PCR किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। तो ये 4 तस्वीरें देखिए जो बताती हैं किस तरह से ओमाइक्रॉन तेजी से फैल रहा है, उसका खतरा बढ़ रहा है। 14 राज्यों तक अब तक फैल चुका है। 200 के पार इसके मामले पहुंच चुके हैं और अब केंद्र ने राज्यों को यह बात कही है कि अपने हिसाब से एहतियात बरतें और अगर जरूरी हो तो रात को नाइट कर्फ्यू इंपोज करें। ब्रिटेन में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। वहां पे ओमाइक्रॉन केसेस की संख्या बेहद तेजी से फैल रही है। और भारत में क्या हालात हैं, भारत के किन किन शहरों इलाकों में ओमाइक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाता हूं। तो लगातार ओमाइक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सरकार परेशान है। राज्य सरकारों को हिदायत दी गई है कि किस तरह से इसको कर्व किया जाए, कंट्रोल किया जाए। देखिए, महाराष्ट्र में कुल जो मामले हैं वो बढ़कर 65 हो गए हैं ओमाइक्रॉन के। तेजी से महाराष्ट्र में ये केसेस बढ़े। दिल्ली की बात करें तो करीब 54 केसेस दिल्ली में आए। बीते एक हफ्ते में दिल्ली में भी जो केसेस की संख्या है बहुत तेजी से रैपिडली बढ़ी है। इसके अलावा अगर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में करीब 20 मामले बढ़े हैं। ये साउथ का इलाका है, दक्षिण का इलाका है। यहां पर भी 20 केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा अगला अगर बात करें राज्य, तो राजस्थान में भी बहुत तेजी से ओमाइक्रॉन के मामले बढ़े हैं क्योंकि विदेशी सैलानियों का आना जाना यहां बदस्तूर जारी है। इसके अलावा अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में ओमाइक्रॉन केसेस की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। यहां भी केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात में करीब 14 मामले सामने आए हैं और यहां भी ओमाइक्रॉन केसेस की जो संख्या है उसमें तेज इजाफा होना शुरू हो गया है। तो ये केसेस की संख्या है और ये वो राज्य हैं जहां पर तेजी से इजाफा हुआ है। यूपी में भी ओमाइक्रॉन के केसेस की जो तादाद, जो संख्या है, उनमें बहुत तेजी से रैपिड ग्रोथ देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो एक केस पश्चिम बंगाल में सामने आया है। आंध्र प्रदेश की बात करें, साउथ का दक्षिण का इलाका है, यहां भी एक केस सामने आया है। और इसके अलावा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, इन तमाम राज्यों में बहुत तेजी से जो ओमाइक्रॉन के केसेस बढ़े हैं। अगर सुदूर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कल रात को पता चला कि 3 लोग कोरोना के जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है उससे प्रभावित हुए हैं। तो ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे कुल 220 संख्या पहुंच चुकी है ओमाइक्रॉन के केसेस की। पहले 100 केसेस आने में 10 से 15 दिन का वक्त लगा, लेकिन बाकी केसेस आने में महज 7 दिन का वक्त लगा था। और राज्य सरकारों को यह बात बताई गई है, ताकीद की गई है। सरकार लगातार एहतियात बरतने के लिए कह रही है। साथ ही साथ दूसरा ग्राफिक्स मैं आपको दिखाता हूं। दूसरे ग्राफिक्स की अगर बात करें तो 2 दिसंबर को जो ओमाइक्रॉन का केस था, संख्या सिर्फ 1 थी। 2 तारीख को जब पहला केस भारत में आया तब का डेटा मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद 17 दिसंबर आते आते ये 1 से बढ़कर 100 हो गई, यानी 99 केसेस बढ़े। इसके बाद 21 दिसंबर आते आते ये संख्या बढ़कर 200 हो गई।
ये आंकड़े देखिए कितनी तेजी से देश में ओमाइक्रॉन के केसेस बढ़े हैं। 2 तारीख को सिर्फ एक मामला सामने आया था और 2 से 21 तारीख के बीच ये मामला 1 से बढ़कर 200 के आंकड़े तक पहुंच गया। और सरकार, WHO, तमाम एक्सपर्ट्स यही बात कह रहे हैं कि अल्फा, बीटा, गामा वेरिएंट्स के मुकाबले ओमाइक्रॉन ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा स्प्रेडेबल है और इसकी वजह से ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। इसके अलावा कोरोना पर केंद्र की चिट्ठी में क्या है, सरकार ने क्या हिदायतें दी हैं, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। कंटेनमेंट, कोरोना पर केंद्र की चिट्ठी में क्या है? कंटेनमेंट जोन पर खास ध्यान रखने के लिए कहा गया है। टेस्टिंग सर्विलांस में ICMR की गाइडलाइंस के मुताबिक टेस्टिंग हो। सरकार ने कहा कि जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसका पालन करें, लापरवाही ना बरतें। इसके अलावा डोर टू डोर केस का सर्च हो, यानी जब तक हर परिवार से मुलाकात नहीं होगी, उनसे मिलेंगे नहीं, उनको ट्रैक नहीं करेंगे, ये समझ में नहीं आएगा कि केसेस की संख्या आखिर बढ़कर कितनी हुई है। इसके अलावा टेस्टिंग सर्विलांस बहुत जरूरी है। सरकार कहती है कि शादी अंतिम यात्रा में संख्या सीमित की जाए, यानी शादी समारोह हो या किसी की आखिरी यात्रा हो, तो इन सब चीजों में जो आने वाले लोग हैं उनकी तादाद कम होनी चाहिए, क्योंकि जब भीड़ बढ़ेगी तो कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ेगी और संक्रमण भी। इसके अलावा ओमाइक्रॉन की पहचान के लिए ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग की बात सरकार ने कही है। ICMR ने कहा कि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी, जितने ज्यादा सैंपल्स टेस्ट किए जाएंगे, उतनी ही जल्दी ओमाइक्रॉन को कर्व किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। और ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच अब कोरोना टेस्ट के लिए नाक मुंह के स्वैब की जरूरत दरकार नहीं होगी। कोरोना टेस्ट के लिए अब सलाइवा के नमूने ही काफी होंगे। इसके साथ ही एक कंपनी ने विशेष किट तैयार की है। ICMR ने इस किट पर मुहर लगा दी है। देखिए हमारे संवाददाता वरुण भसीन की रिपोर्ट और समझिए कि अब कैसे कोरोना की टेस्टिंग का तरीका और सलीका बदल गया है। टेस्ट कोविड के आने के बाद से इस तरह के टेस्ट में ही शायद आप लोग बिजी रहते होंगे। कहीं बाहर जाना है, कोविड का टेस्ट कराना होगा, और इसी चिंता को अब शायद कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है आसान करने के लिए। कुछ साइंस हमारी मदद कर रही है कि अब कोविड के साथ रहना तो है, पर लाइफ को कैसे आसान किया जाए। उसी के चलते अब रैपिड एंटीजन टेस्ट में जो आप स्वैब के जरिए जो सैंपल्स देते थे, अब वो आप अपने सलाइवा के जरिए दे पाएंगे। अब एक ऐसी किट आई है जिसमें सलाइवा के थ्रू आप अपने घर पे जान सकते हैं कि क्या आप कोविड पॉजिटिव हैं कि नहीं है। ICMR ने इसको अप्रूव कर दिया है। कैसे किट काम करती है, क्या होगा, इस चीज को समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ बायोटेक से, एंगस्ट्रॉम से पूरी टीम है, उनसे समझेंगे। सर थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और सबसे पहले मैं इस पैक को समझने की कोशिश करूंगा सीधा, क्योंकि लोगों को लगता है अच्छा घर पे टेस्ट कर पाऊंगा वो भी सलाइवा के थ्रू। तो क्या होने वाला है इसमें, इस किट में क्या है? सर बेसिकली व्हेन यू विल ओपन द किट ना, और जब आप किट को ओपन करते हैं तो इनसाइड द किट यू विल गेट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ सैंपल, ठीक है, बफर के लिए, ठीक है, दैट इज प्रीफिल्ड। ये पहले से प्रीफिल्ड आता है। और जब हम लोग, चूंकि दिस इज सलाइवा बेस्ड, तो सलाइवा के लिए हम सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसमें स्पीड करते हैं, इसमें थूक को डालते हैं, ठीक है, उसके बाद देन क्लोज करते हैं। देन वी कैन स्टोर फॉर 5 मिनट्स। सलाइवा और ये सॉल्यूशन मिक्स, राइट। ये ऑलरेडी इसमें जो एक्सट्रेक्शन बफर है ये, उसके साथ सलाइवा को जब हम लोग मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद इसको वी विल कीप 5 मिनट्स के लिए हम लोग वेट करते हैं। उसके बाद वी हैव इनसाइड द टेस्ट किट, ओके, सो वी हैव टेस्ट किट एंड टेस्टिंग किट होगी। इसमें 5 मिनट के लिए आपने उस सॉल्यूशन के साथ रखा है। एक आपको इस वक्त ये सलाइवा सैंपलर दिया जाता है हमें। इस सैंपलर को यूज करके हम इसमें डालते हैं। इस तरीके से ये कैप निकाल दिया जाता है, इस तरीके से हम इसमें थूकते हैं, वील स्पिट एंड इसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं। एक और सवाल इसमें अगर मैं बीच में पूछूं, क्या खाना है, क्या मैंने कॉफी के बाद क्या मैं कर सकता हूं क्या, बिकॉज कुछ खाने पीने अगर उससे रिसेंटली मैंने कुछ खाया, आप कुछ भी खा के कुछ भी किसी भी स्थिति में आप इसको कर सकते हैं। किसी खाने की परहेज, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है हमें। तो 5 मिनट इंतजार करने के बाद उस सॉल्यूशन को इंतजार करने के बाद हम इसको कैप बंद कर देते हैं। ये हमारी कैसेट है। इस कैसेट में यहाँ पे ऐसे इस तरीके से 3 ड्रॉप्स डाली जाती हैं, जो रिएक्शन होने के बाद एक्सट्रैक्शन बफर से जो हमारा रिएक्शन हो जाता है, 5 मिनट का हम टाइम देते हैं। उसके बाद हम इसमें डालते हैं। इसमें डालने के बाद 15 मिनट तक हमें वेट करना होता है। उसके बाद एक कंट्रोल लाइन होती है। कंट्रोल लाइन अगर एक ऊपर की तरफ एक लाइन आती है, उसका मतलब ये होता है कि टेस्ट वैलिड है, लेकिन आप नेगेटिव हैं। अगर आपके ऊपर वाली लाइन भी आए और नीचे वाली टेस्ट लाइन भी आए, तो उसका मतलब ये है कि टेस्ट भी वैलिड हुआ है और आप पॉजिटिव हैं। तो ये
इसके बाद अगर लोग घर पे इसको कर सकते हैं, लेकिन भरोसा कितना कर सकते हैं? भरोसे को लेकर लोगों के दिमाग में रहता है क्या ICMR से अप्रूव हुई है, पर एक चीज और दिमाग में रहती है कि अच्छा क्या इसको घर पे कर लूं, कहां जाते हुए करूं, नहीं करूं, तो वो क्या कौन सा कोई स्पेसिफिक समय है या फिर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं? देखिए, भरोसे की हम बात करें तो कोई भी टेस्ट किट, अगर हमारे कोविड से रिलेटेड कोई भी टेस्ट किट अभी तक यूज हो रही है या अप्रूव हुई है तो एक सुप्रीम बॉडी है ICMR, उसी को गवर्नमेंट ने ये कार्य दिया है कि वो इवेल्युएट करे, टेस्ट करे। उन्होंने ही हमारी जो टेस्ट किट को 98.78 की कंकर्डेंस रिपोर्ट दी है। उस बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि क्योंकि वो भारत सरकार है, ICMR उनकी बॉडी है, हम उस पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि मेरा पर्सनल ये मानना है कि हम इसको कहीं भी किसी मैरिज, पार्टी, गैदरिंग, इवेंट पे जाने से पहले करें ताकि हम औरों को खतरे में ना डालें। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें कहीं से आने के बाद भी अपने आप को टेस्ट करना चाहिए। कभी हमें कोई सिम्टम फील हो तब हमें टेस्ट कर लेना चाहिए। कभी कभार जो हमने पिछली सेकंड वेव में देखा कि नॉर्मल खांसी, नॉर्मल जुकाम जिनको लग रहा था, बट बाद में वो जाके कोविड निकला, बट जब तक उनको ये पता लगा कि वो कोविड है तो बहुत देर हो चुकी थी। बाहर जाके टेस्ट कराना पड़ता था, बाहर जाके टेस्ट करवाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है, आप खुद भी एक्सपोज होते हैं, दुनिया को भी एक्सपोज करते हैं, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। आप अपने घर में अपने कंफर्ट के हिसाब से जब आपका मन करे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। सर, एक चीज और समझने की कोशिश करूं कि जब बाहर जाते हैं तो कहा जाता है कि यहाँ रैपिड एंटीजन नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ RT-PCR चलेगा, तो उस चीज को लेकर अभी किस तरह से आगे लिया जाए? ऑलरेडी चूंकि गवर्नमेंट ICMR ऑलरेडी हमारी जो मेन जो अप्रूवल है वो ICMR से है। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स आज के डेट में आप जो भी गवर्नमेंट्स टेंडर्स हो रहे हैं या जो भी सप्लाईज है, सो ऑलरेडी पहले से एंटीजन सप्लाई हो रही है, ठीक है। लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंसेज ये है कि वो थोड़ा सा पेनफुल है, उसमें कलेक्शन करना, आप हर एज के लोगों को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ओल्ड लोगों को या बच्चे को टारगेट आप नहीं कर सकते, उसमें सैंपल कलेक्शन करने में काफी पेनफुल होता है। तो ऑन दैट बेसिस हम लोगों ने ये सलाइवा डेवलप किया कि इसमें क्या है कि आप हर एज को ग्रुप को टारगेट करेंगे। आप बच्चे का भी सैंपल इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, ओल्ड एज वाले को भी कर सकते हैं, और जो कोई अगर प्रेग्नेंट वोमेन है या कुछ, उनको भी, चूंकि क्या कोई सलाइवा जब आप इनसाइड डिप करते हैं तो दे फील वेरी पेन, तो उसके लिए क्या है कि हम लोगों ने सलाइवा डेवलप किया, और ये इट्स वेरी इजी। और जो RT-PCR है दैट इज अ स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उसको जो है ना गोल्ड स्टैंडर्ड दे रखा है। लेकिन जो रैट जो टेस्ट, दिस इज फॉर स्क्रीनिंग। इफ यू फील एनी इन्फेक्शन, एनी सिम्टम्स कोविड, तो इमीडिएटली यू कैन टेस्ट, ठीक है। तो आपको वो, अगर आपका वंस यू फील, अगर इसमें वंस रिपोर्ट विल कम पॉजिटिव, देन इट्स 100% पॉजिटिव। अगर आपको सिम्टम्स है लेकिन टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव है, देन डेफिनेटली यू गो फॉर RT-PCR। लेकिन वो जिस तरीके से रैपिड एंटीजन काम कर रहा था, बस वही है कि इसमें सैंपल लेने का तरीका बदल गया। बिल्कुल, तरीका चेंज हो गया है। हमने तरीके को, जो मुश्किल तरीका था, जो पेनफुल तरीका था, दर्दनाक था, उसको हमने हटा दिया है। हमने सबसे इजी तरीका इसका कर दिया कि आप सिर्फ स्पिट करें, थूकें और आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। तो देखिए, इस वक्त इस किट में यही बात है कि आप समझिए कि अगर आपको लगता है, कहीं शक होता है, तो वो शक खत्म होगा और आपको वो स्वैब के जरिए परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, जो नाक में आपको स्वैब डालनी पड़ती है, या फिर आप सोचते थे कि बाहर जाऊं टेस्टिंग कराऊं और बड़ी लंबी लाइन में लगूं। अब ये किट आपको घर पर मिलेगी। 250 रुपए इस वक्त इसका मूल्य है। कितना आप समझिए, ICMR से तो आ चुकी है, शायद आने वाले टाइम में गवर्नमेंट भी इसको अपनी तरफ से यूज करना शुरू करे, पर एक वक्त ऐसा है इस बारी में कि वो साइंस अपने आप को आगे लेकर जा रहा है। कोविड से लड़ाई चल रही है, 2 साल हो चुके हैं, 2022 में हम एंटर कर रहे हैं, नए वेरिएंट आ रहे हैं, पर शायद कहीं ना कहीं वो बदलाव टेस्टिंग में भी आ रहा है, वो हमारे जीवन को आसान करने के लिए उसमें और आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। देखते हैं किस तरह से कोविड से हमारी लड़ाई चल रही है, पर फिलहाल टेस्टिंग में बहुत सारे स्टेप्स ऊपर हमें नए मिल रहे हैं। वरुण भसीन, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। और इस टेस्ट केस के लॉन्चिंग के दौरान मॉडल और एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला भी मौजूद रही। उर्वशी रौतेला हाल ही में हुई मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता में भारत की तरफ से जज के तौर पर शामिल हुई थी। हमारे संवाददाता वरुण भसीन ने उर्वशी से कोरोना को लेकर उनकी तैयारियों और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के बारे में एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। कोविड से लड़ाई अभी भी चल रही है, लेकिन अब वो लड़ाई को बॉलीवुड कैसे झेलता है, सबसे पहले तो ये समझना भी जरूरी होता है। इस वक्त उर्वशी रौतेला हमारे साथ है। हाय उर्वशी। सबसे पहले मैं सोचूं और समझूं तो सोचा तो मैंने ये कि कोविड से क्या बॉलीवुड के लोग भी डरते थे, नहीं डरते थे, तो सबसे पहले कोविड को लेकर अभी आपके क्या विचार है, क्या लग रहा है? चाहे वो बॉलीवुड के लोग हो या कोई भी इंसान हो, आई थिंक कोविड एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया का हर एक इंसान डर रहा है अभी, और जितना हो सके प्रिकॉशंस करें,
जितना हो सके अपने आप को सेफ गार्ड होकर के चलें, क्योंकि अगर आप अपनी और अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे या फिर अपने जितने भी आसपास के लोग हैं, अपनी पूरी टीम मेंबर्स का सबका ख्याल रखें। और बिकॉज कोविड-19 अभी भी जितना मुझे लगता है अभी रहने वाला है, तो जितना हो सके जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बिकॉज आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पे ध्यान रखता है कि व्हाट उर्वशी इज डूइंग और उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सो आपका सबसे पहले क्या मैसेज है? न्यू ईयर देयर, क्रिसमस इज देयर, सो लोगों के लिए कि किस तरह से क्या बिहेव करना? फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी हॉलीडेज। आई नो फेस्टिव सीजन फुल ऑन बैंग ऑन तरीके से स्टार्ट हो गया है, बट फिर भी बिकॉज आई एम श्योर कि क्रिसमस पार्टीज होंगी, न्यू ईयर पार्टीज होंगी और सभी लोग एक ग्रुप में एकजुट होंगे। तो जितना हो सके अपना ख्याल रखें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, कोविड से बच के रहें। एंड yeah, I mean, all I want to say, all I want to wish is कि have killer Merry Christmas and amazing New Year. आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और हैप्पी हॉलीडेज टू ऑल ऑफ यू। टेस्टिंग किट की हमने बात की थी, तो क्या बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट करवाने पड़ते हैं? सो अब क्या कितने हो जाते थे? कभी कभी तो शायद दिन में बहुत बार करवाना पड़ता था। आई थिंक मेरे अराउंड 20,000 से ज्यादा बार टेस्ट हो गए मेरी टीम की इंक्लूडिंग। और हमारे नॉन स्टॉप टेस्ट ही होते रहते हैं बिकॉज इतनी सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हम जाते हैं, कभी आते हैं। सो कई बार ऐसा होता है कि निकलने से पहले हमारा टेस्ट होता है, फिर एयरपोर्ट में अलग, फिर वहाँ के जिस भी हम डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इजराइल, तो वहाँ पे अलग टेस्ट, एंड देन नॉन स्टॉप हर 2 दिन में टेस्ट। ड्यूरिंग मिस यूनिवर्स तो जब हम इजराइल में थे फॉर द 8-9 डेज, तो हर 2 दिन के बाद टेस्ट हो रहा था नॉन स्टॉप, जस्ट फॉर द सेफ गार्डिंग एंड टू डू एंड मिस यूनिवर्स पैजेंट इन अ परफेक्ट मैनर। सो आपने अगर जिक्र कर ही दिया है तो थैंक यू सो मच। वो तो एक हिस्ट्री आपने क्रिएट की है। सो कैसा था एक वो भारत का नाम, इंडिया का नाम जब ऊपर होता है उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, कैसी फीलिंग थी उस टाइम? जी मैं आपको क्या बयां करूं उस फीलिंग के बारे में। आई थिंक इट्स a feeling which I think it's an emotion, you cannot express it. एक अलग ही तरीके का इमोशन है अपने देश को लेकर के, और मुझे तो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो जब मैं बतौर वहाँ पे जज थी और इंडिया सुनना, और मुझे पता है कि ऑडियंसेस में भी इतने सारे इंडियन लोग नहीं थे वहाँ पे, भारतीय लोग नहीं थे, तो मैं खुद ब खुद सब जजेस बैठे हुए थे जो भी बाकी थे, मैं तो खुद अपने खड़े होकर के I was just so emotional. I was feeling this emotion. I was thinking about India. और बहुत ही बड़ी विक्ट्री हुई, और अब तो हिस्ट्री की बुक्सों में लिखा जाएगा कि जब उर्वशी मिस यूनिवर्स में जज बनी थी तब इंडिया जीता था। अगर मैं बात करूं 2015 में आपने जिस तरीके से ट्रेडमार्क एक सेट किया, 2021 में हम ये देख रहे हैं, तो महिलाओं को लेकर, इंडिया को लेकर क्या लगता है कि आपको वो आगे बढ़ने के लिए शायद वी आर ऑन अ राइट ट्रैक, और व्हाट कुछ चेंजेस ऐसे? जी जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में जाते हैं, कभी भी हम जाते हैं, तो उनकी एक धारणा होती है मन में कि इंडियंस लोग अनप्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल नहीं होते, उनका वर्क एथिक अच्छा नहीं होता है। तो जब मैं एज अ बतौर जज गई थी मिस यूनिवर्स में, तो आई वाज लाइक no, I have to prove every single person wrong. We have amazing work ethic. और हाईलाइट जो था मिस यूनिवर्स पैजेंट का वो ये था कि जो पूर्व वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू, तो उन्होंने भी स्पेशल मुझे इनवाइट किया अलॉन्ग विद माई फैमिली। सो आई थिंक दिस वाज द अमेजिंग हाईलाइट ऑफ माई मिस यूनिवर्स जर्नी। और कई बाकी और जजेस भी थे, बट सिर्फ उनके यहाँ से निमंत्रण मिलना, वो भी मुझे और मेरे परिवार वालों को, मेरी टीम को, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक आइकॉनिक चीज़ हुई मेरे साथ। द एंटायर ट्रिप, द मिस यूनिवर्स मेमोरीज, आई मीन लाइफ इज कम बैक टू द फुल सर्कल, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इन द एंड इट्स अ फाइनली हैप्पी एंडिंग स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो हैप्पी न्यू ईयर टू यू फ्रॉम उर्वशी। एंड जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनको शायद हमें कहीं ना कहीं फॉलो करना इस वक्त बेहद ज़रूरी होगा। फेस्टिवल जो है वो शुरू हो चुके हैं, तो आप भी अपना ख्याल रखिए, और इसी तरह से टाइम्स नाउ ग्रुप के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। वरुण भसीन, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। और ओमाइक्रॉन के खतरों के बीच बूस्टर डोज की मांग तेज होने लगी है। विपक्षी नेता केंद्र सरकार से इसके लिए मांग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि क्या बूस्टर डोज जरूरी है, और अगर है तो क्यों नहीं, और बूस्टर डोज को लेकर सरकार का क्या प्लान है। हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे। हम चाहते हैं कि अब बूस्टर डोज अलाउ की जाए, इस बारे में केंद्र सरकार परमिशन देता है। एक तरफ ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बूस्टर डोज देने की मांग तेज हो गई है। सरकार को घेरने के लिए बूस्टर डोज विपक्ष का नया हथियार बन गया है। इसे लेकर आज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया।
हमें बूस्टर डोज की शुरुआत कर देनी चाहिए। बूस्टर डोज के लिए जनता को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने का इंतजार करना ठीक उसी तरह से है जैसे विकास कार्यों की शुरुआत करने के लिए गरीबी का इंतजार करना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी केंद्र सरकार से बूस्टर डोज को मंजूरी देने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में हमने लगभग 99% लोगों को फर्स्ट डोज दे दी है, 70% लोगों को सेकेंड डोज दे दी है। हम चाहते हैं कि अब बूस्टर डोज अलाउ की जाए, इस बारे में केंद्र सरकार परमिशन देता है। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो लोग 2 डोज ले चुके हैं उनको बूस्टर डोज देने की इजाज़त दी जाए ताकि लोगों के अंदर लोग और सेफ हो सकें। दिल्ली में अब हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर बूस्टर डोज केंद्र सरकार अलाउ करेगी तो सबसे पहले हम अपने हेल्थ वर्कर्स को दे देंगे और फिर बाकी जनता को बूस्टर डोज दे सकते हैं। बूस्टर डोज की मांग अचानक क्यों उठने लगी है, इसके पीछे की वजह ओमाइक्रॉन का बढ़ता कहर है। देश में ओमाइक्रॉन के सबसे पहले 2 मामले 2 दिसंबर को कर्नाटक में मिले थे। 14 दिसंबर को मामले बढ़कर 50 हुए। 17 दिसंबर को मामलों की संख्या 100 हो गई और अगले 100 केस आने में महज 5 दिन का वक्त लगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के जितने भी केस मिले हैं उनमें से 83% लोगों को कोरोना के दोनों टीके लग चुके थे। शुरुआती जांच और रिपोर्ट यही दावा कर रही है कि कोरोना की वैक्सीन ओमाइक्रॉन पर ज्यादा असरदार नहीं है। भारत ही नहीं, दुनिया में भी बूस्टर डोज की मांग तेज हो रही है। सवाल यह है कि मोदी सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बूस्टर डोज पर जवाब मांगा था। केंद्र सरकार की तरफ से जवाब में लिखा गया, टीकों की बूस्टर खुराक कितनी जरूरी है, ये जांच करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों के सुझाव के बाद इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार किए जा सकते हैं। नए टीके कितने कारगर हैं, इसकी जांच भी करनी होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह जवाब 20 अगस्त को दाखिल किया था, लेकिन आज 4 महीने बाद स्टेटस क्या है वो देखिए। 6 दिसंबर को राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी परामर्श समूह यानी NTAGI की बैठक हुई। इस मीटिंग में बूस्टर डोज पर चर्चा की गई। टास्क फोर्स इस संबंध में अध्ययन कर रही है और अभी तक कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। विपक्ष चाहता है कि बूस्टर डोज जल्द से जल्द शुरू हो, लेकिन सरकार एक्सपर्ट पैनल की हरी झंडी का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और बूस्टर डोज को लेकर फैसला कब होगा ये वक्त पर छोड़िए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, मास्क लगाइए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हेलो नव भारत में लेकर आएंगे देश और दुनिया की तमाम अहम और बड़ी खबरें। साथ रहिएगा, चल लौटते हैं।